हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिकम टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला और वर्णमाला के भाग को देखा था, तो उसके आगे अब हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थल की बात करेंगे, है ना। उच्चारण स्थल जो है बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारे बिहार बीएड में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि उच्चारण स्थल में व्यंजनों का उच्चारण स्थल कहाँ से किस व्यंजन का उच्चारण निकलता है, या फिर स्वरों का हम उच्चारण स्थल जान पाएंगे कि कहाँ से किस स्वर का उच्चारण होता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, ताकि आपका जो भी वर्णमाला से डाउट होंगे या क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है व्यंजन, है ना। मतलब कि हम पहले व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थल की बात करेंगे। आपके सामने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना, 5 तरीके के जगह लिखे गए हैं, है ना, जहाँ से हम उच्चारण करते हैं। ये जगह के नाम हैं। कंठ, हमारा कंठ, जहाँ से कंठ से ध्वनि निकलती है। तालु, हमारे कंठ के थोड़ा सा ऊपर का भाग, और उससे भी ज़्यादा ऊपर आते हैं तो मूर्धा, फिर हमारा दंत आ जाता है और फिर हमारा ओष्ठ आ जाता है। तो हम देखते हैं एक एक करके कि कहाँ से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। देखिए, कंठ से जो है पूरे क वर्ग का उच्चारण करते हैं। क वर्ग कहने का मतलब कि क, ख, ग, घ, अंग, है ना। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। एक मैप हम लोग जब ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा जो है आसान हो जाता है चीज़ों को याद रख पाना। तो हमारे दिमाग में ये मैप ज़रूर आप लोग ड्रॉ कर लेंगे कि उच्चारण स्थल का मैप क्या होता है। तो आपको जो है भटकाव नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। फिर हम देखिए कंठ के बाद जस्ट आ गए तालु पे, है ना। तो तालु से हमारा जो उच्चारण स्थल है, क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। तो ठीक वही च वर्ग हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है? मूर्धा, है ना। मूर्धा से किस वर्ग का उच्चारण होता है? तो जस्ट क के बाद च वर्ग और उसके बाद ट वर्ग। एकदम हम लाइन से लिखते हुए आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? दंत से उच्चारण स्थल जो है ये त वर्ग का है। त से लेकर न तक के सारे शब्द, सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं। और हमारा ओष्ठ जो है ना, ओष्ठ से हमारा प वर्ग का उच्चारण होता है। तो देखा हमने क, च, ट, त और प, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थल हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ एकदम हमारे क्या हैं? लाइन से हैं। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अब देखिए क से लेके म तक की तो बात हम लोगों ने कर ली, है ना। अब बात आती है य से लेके ह तक की। ठीक है, तो हम एक एक करके सबसे पहले य की बात करते हैं। देखिए, य का जो उच्चारण स्थल होता है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो हम इधर ड्रॉ कर लेंगे य को। फिर य के बाद र तथा ल आते हैं। देखिए, र तथा ल को वत्सर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वत्सर्य, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पे उनका जो उच्चारण स्थल होता है वो कहाँ से होता है? तो दंत मूल से होता है ना। यहाँ एक जगह होती है जिसका नाम होता है दंत मूल। दंत मूल। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे दंत मूल से किसका उच्चारण होता है? तो य के बाद र आता है उसका और ल आता है उसका। र तथा ल का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? दंत मूल से होता है। ये इसको ज़रूर याद रखेंगे। फिर देखते हैं हम कि र और ल हो गया, इसके बाद व आता है। देखिए, व एक ऐसा इकलौता वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, जिसका उच्चारण 2 जगहों से होता है। व्यंजन वर्णों में बाकी सबको छोड़ के जो व है इसका उच्चारण स्थल 2 जगह से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो देखिए, एक दांत से और एक ओष्ठ से, है ना।
दंत ओष्ठ इस जगह का नाम है। तो क्या करेंगे हम लोग, दंत ओष्ठ लिखेंगे और यहाँ से व का उच्चारण स्थल होता है, तो हमने व लिख दिया। ठीक है, फिर बात हमारी आती है व के बाद तीनों श की। तो तीनों श हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जब हम तालव्य श की बात करते हैं, है ना, तो तालु से इसका उच्चारण होता है ना। कहाँ से होगा, तालु से होगा श। ठीक है, फिर मूर्धन्य स, मूर्धन्य स में मूर्धा पहले से ही इंक्लूड है और फिर दंत स में दंत भी पहले से ही इंक्लूड है। तो तीनों स हमारा कहाँ पे आ जाता है, तीनों स तालु मूर्धा और दंत क्रमशः एक लाइन से आ जाते हैं। फिर हमारा बचता है ह। ह का उच्चारण स्थल जो है वो कहाँ पे आ जाता है, कंठ से आ जाता है। ठीक है, तो तालु से लेकर कंठ से लेकर हो ओष्ठ तक के सभी वर्णों की बात कर ली जहाँ से उनका उच्चारण होता है। तो इसका जो है आप लोग ज़रूर याद रखेंगे वीडियो में, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, है ना, तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थल। ठीक जैसे हमने व्यंजन का उच्चारण स्थल देखा, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, स्वर वर्ण का उच्चारण स्थल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अ आ से शुरुआत करते हैं कि अ और आ का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अ और आ कंठ से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। फिर बात करते हैं तालु की। ठीक है, तो तालु से देखिए हमारे ई वर्ग का उच्चारण होता है, किसका, दोनों ई का उच्चारण होता है, बड़ी और छोटी दोनों ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो अ आ ई हमारे सामने एकदम फिर लाइन से हम आ गए हैं। फिर देखिए फिर आता है हमारा मूर्धा से इकलौता स्वर का उच्चारण होता है री। बार बार पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, री का उच्चारण स्थल तो मूर्धा होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है ऊ। अब देखिए ऊ का उच्चारण स्थल जो हो जाता है ये दो जगह से हो जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि अकेले दंत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दांत का कोई यूज ही नहीं है स्वरों के उच्चारण में, इसलिए दंत से किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। और फिर कहाँ पे हम लोग आएंगे तो ओष्ठ पे आ जाते हैं। तो देखिए ऊ तथा बड़े ऊ का उच्चारण कहाँ से आ जाएगा, ओष्ठ से आ जाएगा। तो फिर हमारा लाइन है अ आ ई री उ। अब हम देखते हैं कि ऊ के बाद दंत स्किप करेंगे हम स्वर में, और ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम स्वरों का उच्चारण निम्न में से किन जगह से नहीं कर सकते। तो हमारा दंत यूज कोई नहीं होता है, दंत का या दांत का जो है हमारे कोई यूज नहीं है स्वरों का उच्चारण करने में। चलिए आते हैं ऊ तक हो गया। अब हम ए ओ का उच्चारण देखते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले हम ए का उच्चारण देखेंगे। देखिए ए का जो उच्चारण होता है वो दो जगह से होता है। ठीक है, दो जगह से होता है। कहाँ से होगा, कंठ और तालु से, है ना, कंठ और तालु से। तो ये जगह जो है इसका नाम भी सेम हो जाता है, कंठ तालु। क्या हो जाता है, कंठ तालु। यहाँ से उच्चारण होता है ए तथा ए का। ठीक है, अब हमारा ओ रह गया है। ओ का कहाँ से उच्चारण होता है, तो देखते हैं। इसका उच्चारण सबसे ऊपर कंठ को ले लेते हैं और फिर सबसे नीचे ओष्ठ को ले लेते हैं। तो इस जगह का नाम हो जाता है कंठ ओष्ठ। क्या नाम होता है, कंठ ओष्ठ। तो यहाँ से उच्चारण स्थल आपके ओ का होता है, औ का होता है, और एक और ध्वनि है औ की, है ना। ज़्यादातर अंग्रेजी के वर्णों में इसका प्रयोग होता है। तो ओ औ और औ की ध्वनि निकलती है।
ठीक, अब हमारे अयोग वाह बच गए हैं। देखिए, अयोग वाह में जो अह का जो उच्चारण होता है वो हमारे कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कंठ से अह का, और अंग का उच्चारण, अंग का उच्चारण, अंग जो है इसको भी आप कंठ से कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे है? नासिक के व्यंजन में आता है ना। अंग को क्या बोला जाता है? नासिक के स्वर, नासिक के बोला जाएगा, ये हमारा अंग हो जाता है। ठीक है, तो सारे उच्चारण स्थल की हमने बात की, अ से लेकर अह तक की बात हमने कर ली है कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इनके जो हैं संख्या कितनी है ना, वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं वर्णों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक ये। क्या हो जाता है? अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 लिखा गया है ना। कुल स्वरों की संख्या 11 लिखा गया है, जबकि इसमें अयोग वाह वर्ण भी जोड़ के हमारे 13 हो जाते हैं, है ना। कितने हो जाते हैं? 13 कुल वर्णों की संख्या आप कह सकते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये कुल स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर शुद्ध है 11, लेकिन जब हम पूरे स्वरों की बात करते हैं तो हम दो यहाँ पे अयोग वाह वर्णों को भी जोड़ लेते हैं। जो यहाँ पे हैं इनको भी हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि अ से लेकर अह तक के स्वरों को हम लोग स्वर मानते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? हमारे कुल जो है वो 13 हो जाते हैं। बात आती है कुल व्यंजनों की संख्या की। यहाँ पे है 33। देखिए, शुद्ध रूप से उच्चारण के आधार पे 33 व्यंजन है ना, 33 व्यंजन हैं। लेकिन अगर हम उत्क्षिप्त व्यंजनों को इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा 33 और 2 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दिखे तो आप टिक कर सकते हैं, और इनमें से दोनों दिख जाए तो आप 35 मतलब 35 को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या। देखिए, यहाँ पे उच्चारण के आधार पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दिए हैं, है ना। कहाँ पे? तो 11 और 33, 11 और 33 को जोड़ के हमारा 44 हो जाता है। जबकि अगर हम कुल स्वर लेखन के आधार पे देखते हैं तो 13 और 35 कितने हो जाएंगे? 48। और इसके साथ अगर हम संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 52 आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 52। तो हम जब सबको जोड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कुल वर्णों की संख्या जो हो जाती है, यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे सबको जोड़ा जाएगा तो ये सारे मिलाकर कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। मतलब कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, 52। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है नासिक्य व्यंजन का, है ना। नासिक्य व्यंजन, देखिए नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं। नासिक्य व्यंजन में अभी ऊपर मैंने उच्चारण स्थल में बात की थी स्वरों में कि नासिक्य स्वर जो है, नासिक्य बोला जाता है उच्चारण स्थल अंग को, लेकिन जब व्यंजनों में आते हैं तो हमारे सभी वर्ग के 5वां जो वर्ण है ना, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग का 5वां
व्यंजन, है ना। पांचवा व्यंजन जो होता है वो हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है, और इसका अर्थ होता है, नासिक्य कहने का मतलब कि जो श्वास होती है वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलता है। मतलब जहाँ भी हमारे नाक से बाहर आती है वायु, वहाँ पे नासिक्य व्यंजन का, नासिक्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अंग है, यहाँ पे इया है, यहाँ पे अड़ है, यहाँ पे न है और म है। मतलब सभी वर्ग का जो है पांचवा वर्ण है, और इन्हीं को नासिक्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो नासिक्य व्यंजन आपकी संख्या में कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने देखा हमने कि उत्क्षिप्त व्यंजनों को भी बोला गया। ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है ना। मन में आएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो देखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलट कर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, मतलब जीभ जो है उलट जाता है। जैसे आपके सामने ड़ और ढ का आप प्रैक्टिकली उच्चारण करके देखेंगे तो ड़ और ढ, हमारा जीभ जो है वो उल्टा हो जाता है ना, मुड़ जाता है, और ये क्या हो जाता है, वायु को बाहर की तरफ फेंकती है। इसीलिए इनका नाम उत्क्षिप्त या फिर द्विस्पृष्ट या फिर द्विगुण व्यंजन या फिर ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे परीक्षा में अक्सर द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन से प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इसके 4 नाम हैं, आपके सामने है उत्क्षिप्त, द्विस्पृष्ट, द्विगुण या ताड़न जात। तो आपके सामने जो है ड़ और ढ का उत्क्षिप्त व्यंजन नाम आप कह सकते हैं द्विगुण। देखिए, इनसे जो है कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं की जा सकती, है ना। शब्दों की शुरुआत जो है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन से नहीं की जा सकती। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप देख भी सकते हैं कि कभी भी आपने ड़ और ढ से किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। ये हमेशा हमेशा शब्द के बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? हमेशा शब्द के बीच या अंत में आते हैं। बीच या अंत में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये ड़ और ढ, ये कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं करते हैं और हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं या फिर उनके अंत में। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर इनसे शब्द हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम पेड़ लिख सकते हैं, है ना। हम क्या लिख सकते हैं? पेड़ लिख सकते हैं। या फिर ढ़ से क्या लिख सकते हैं? पढ़ाई लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंत में है या यहाँ पे ये बीच में है। तो इसका उदाहरण कभी भी आप कह सकते हो कि इससे शब्दों की शुरुआत नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगला जो पॉइंट है वो है लुंठित व्यंजन। देखिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो इकलौता क्या है? र है ना। र लुंठित व्यंजन एक है और वो कौन है? र है। कहा जाता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है, ल, है ना, ल। तो हमारे एक तरफ से जो वायु है वो जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई एकदम बाहर, इसीलिए इसका नाम लुंठित हो गया है। क्या हो गया है? लुंठित। तो लुंठित व्यंजन कहा जाता है। चूंकि वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है तो इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है ना। तो कंपन होने से इसका नाम प्रकंपित हो गया है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है संघर्षहीन व्यंजन। देखिए, बहुत ही अच्छा ये जो पॉइंट है, संघर्षहीन का मतलब, संघर्षहीन का शाब्दिक अर्थ देखें तो जिसमें संघर्ष उत्पन्न ना हो। तो कहा जाता है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन या फिर अर्ध स्वर कहे जाते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि य और व अर्ध स्वर कहे जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको मालूम चला कि ये अर्ध स्वर क्यों बोले जाते हैं। देखिए हमारे स्वरों के उच्चारण में भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, एकदम वो अच्छे से मुंह से बाहर निकल जाते हैं, उनके उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर य तथा व सेम वैसे ही, ज़्यादा इनमें संघर्ष नहीं करना पड़ता और हवा जो है बिना संघर्ष के बाहर आ जाती है। तो चूंकि ये व्यंजन है, लेकिन ये इनका जो उच्चारण होता है ये स्वरों की भांति होता है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया है, अर्ध स्वर हो गया है। तो य तथा व को अर्ध स्वर बोला जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, अक्सर परीक्षा में पूछता है। और हम चूंकि व्यंजन जानते हैं इसलिए हम इनको कभी अर्ध स्वर नहीं कह पाते हैं, लेकिन य तथा व अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है? देखिए पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन का मतलब, पार्श्व शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो बगल होता है ना। पार्श्व मतलब कि बगल में, पार्श्व बैठना मतलब बगल में बैठना, तो यही है पार्श्व का मतलब। और कह रहे हैं कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है ना। मतलब कि ल है ना, ल जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर टच करता है दांत के पास, लेकिन बाकी जो वायु है ये दोनों साइड से निकलती है, इसीलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन नाम हो गया है। ठीक है, तो इकलौता हमारा जो है ल है, ध्यान रखेंगे। र जो था वो लुंठित व्यंजन था और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संयुक्त व्यंजन। बहुत ही अच्छा है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन और शामिल हैं, है ना। तो हम सबको ऐड किए थे, वहाँ पर भी हमने संयुक्त व्यंजन की चर्चा की थी। तो संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, है ना, संयुक्त मतलब कि जोड़ना। तो यहाँ पे क्या है कि जिनका उच्चारण 2 व्यंजनों, है ना, 2 व्यंजन तथा एक स्वर की सहायता से होता है। एक स्वर ये कैसे आता है? व्यंजन तो हमें मालूम है, स्वर कैसे आता है? देखिए अगर हम श की बात करें तो हमारे क व्यंजन है एक, और फिर हमारा आ जाता है श, है ना। कौन सा स? तो मूर्धन्य श। फिर श में लास्ट में अ भी तो रहता है ना, इसीलिए एक स्वर की सहायता से होता है, ऐसा लिखा गया है। फिर अगर हम त्र की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? त प्लस र प्लस अ। ऐसे ही बाकी ज्ञ पे क्या हो जाएगा? ज प्लस य प्लस अ, है ना। तो त र, तो ऐसे हम देखते हैं कि जब भी हम उच्चारण करते हैं तो लास्ट में जो है हमारे सभी व्यंजन अकारांत होते हैं, इसलिए यहाँ पे अ वर्ण अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो 3 हमारे संयुक्त व्यंजन सामने हैं, चौथा जो है वो नीचे की तरफ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। तो चारों संयुक्त व्यंजन जो है हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, अ को हटा देते हैं तो हम श को पूरा लिख देंगे, है ना। अगर हम अ को हटा रहे हैं तो र को भी हम पूरा लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे य को पूरा लिखते हैं तो अ उसमें इंक्लूड हो जाता है, और श्र में अगर हम तालव्य श फिर र को पूरा लिखते हैं तो उसमें अ इंक्लूडेड है। तो हम देख रहे हैं कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि क्ष जो है किन 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो याद रखेंगे कि कैसे ये बनता है ना, आपके सामने है, तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे द्वित्व व्यंजन, है ना, बहुत ही अच्छा है। द्वित्व व्यंजन जो आपका पॉइंट है, द्वित्व का मतलब 2 से होता है। द्वित्व मतलब कि 2 हो जाना, है ना। तो यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा उसके बाद वही वर्ण सस्वर आ जाए, ठीक है, मतलब कि पहला जो होगा बिना स्वर के मतलब कि अधूरा होगा, और दूसरा स्वर के साथ आ जाए, तो वे वर्ण द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। युग्मक मतलब कि वो भी युग्म बनाना, है ना, एक जोड़ा बनाना,
एक क्या करना, जोड़ा बनाना। तो मेन अर्थ है कि एक ही जो वर्ण है वो 2 बार रिपीट हो जाए, है ना, क्या हो जाए, 2 बार आ जाए। जैसे कि आपके सामने है बच्चा, है ना, तो इसमें जो है च बिना स्वर के है और एक च स्वर के साथ है ना। यहाँ पर भी क्या है, सेम वही बात है, एक च बिना स्वर के और फिर दूसरा च पूरा। यहाँ पे एक क बिना स्वर के और दूसरा क पूरा। यहाँ पर सेम वही बात है और ल भी देख रहे हैं, सेम वही बात है ना। तो द्वितीय व्यंजन कि एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार आए, एक बार अधूरा आए और एक बार पूरा आए, तो हमारा द्वितीय व्यंजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वर्णमाला का टॉपिक है ये अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है ना। तो वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बिहार बीएड से जो भी रिलेटेड आपका वीडियोस आते रहेंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। और यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, है ना। बिहार बीएड 2022 के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और फिर टीचिंग से रिलेटेड जो है ना, शिक्षण और अधिगम का जो परिवेश है उसके भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, तो यहाँ पे इस चैनल को बिकम टीचर को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका जो नोट्स है ना, जो भी आपको पढ़ाई जाती है, जो भी एमसीक्यू कराए जाते हैं, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाते हैं, तो वो नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे बिकम टीचर सर्च करेंगे आप लोग और वहाँ पर भी उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।